अगर क्लियर है तो शुरू करें, आज के सेशन का आगाज हो जाए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की है कि भाई हमारा दिल जो है वो कैसे काम करता है, और उससे पूछे गए तमाम क्वेश्चन सब आपसे जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, उसमें किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बता दीजिए, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे दिल के किस साइड में प्योर ब्लड बहता है, तो किस साइड में प्योर ब्लड बहता है, अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो देखिए इसको याद ऐसे रखना है। जनरली हम जो कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अपने दाहिने हाथ से करते हैं, है ना। दान पुण्य का काम, घूस लेना है बाएं हाथ से। शुद्ध शुद्ध काम करना है तो दाहिने हाथ से, अशुद्ध घूस लेना है तो बाएं हाथ से। लेकिन दिल उल्टा चलता है। क्या याद रखेंगे? दिल जो है वो उल्टा चलता है। दिमाग कहता है कि पढ़ लेते हैं, दिल दिल कहता है कि पढ़ लेते हैं। दिमाग कहता है कि पढ़ लेते हैं, दिल कहता है नहीं चलते हैं, मूवी देखते हैं। तो दिल उल्टा काम करता है ना। तो उल्टा याद रखिएगा, दिल के जो लेफ्ट वाले साइड में होता है, लेफ्ट वाले साइड में, दिल के लेफ्ट वाले साइड में, यानी बाएं भाग में कैसा होता है, तो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है ना। और जो आपका दिल का जो राइट वाला पोर्शन है, दिल का जो दायां भाग है, उसमें कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, उल्टा चलता है। बाएं भाग में शुद्ध और दाएं भाग में अशुद्ध, उल्टा, दिल उल्टा चलता है कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, मतलब जो इश्क में दीवाने होते हैं वो उल्टे चाल चलते हैं। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, जैसे किसी नजदीक के व्यक्ति को देखना है तो आंखें खोल कर देखी जाती हैं, और कोई आदमी आपसे दूर है उसे देखना है तो आंखें बंद करके उसका चेहरा अपनी निगाहों में लाना होता है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। आशीष प्रजापति राम राम, निशांत सिंह हर हर महादेव कैसे हैं? प्रियांशु सिंह शुक्रिया आपका बहुत बहुत, कैसे हैं आप लोग? राम राम। आशीष प्रजापति जी, ठीक है जी। एक हमारा जो प्रीति, पिछला क्लास नहीं देखा क्या आपने? 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है, और एक दिन में 1,03,680 बार, ये भी तो बता दिया मैंने। गजन साहब शुक्रिया आपका। हर्षद राम राम कैसे हैं? सभी का शुक्रिया जुड़ने का। चलिए, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक ठाकुर साहब, जय भीम। आर्यन साहब, सभी का शुक्रिया जुड़ने का। तो लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड, ऐसा क्वेश्चन पता है सीडीएस में पूछ लिया, बताओ। अब आ जाते हैं बच्चा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रख लेना है। देखिए, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है, आपको याद भी होगा, देखिए क्या, कि हमारे दिल में 4 कमरे होते हैं। कितने कमरे हैं? दिल में 4 कमरे। अच्छा, ऊपरी कमरों को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, और निचले कमरों को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। ऊपर 2 कमरे, नीचे 2 कमरे। इधर वाला पोर्शन होगा लेफ्ट, तो ये कहलाएगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये था। ओके, आपने कहा यस सर, ये था। यहाँ पे हमने आपको दिखाए थे सारे बॉडी पार्ट्स, ये शरीर के विभिन्न अंग, बॉडी पार्ट्स। और यहाँ पे हमने बोला था कि ये आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं, यही तो पढ़ाया था। हमने आपसे ये भी बताया था कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा किया जाता है, और इसे दिल के किस कमरे में पहुंचाया जाता है? आरए में, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल अशुद्ध रक्त को आर वी में, मतलब राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल इसको अपने पास नहीं रखता, बोलता है हम क्यों रखें, तुम चले जाओ फेफड़े के पास। फेफड़े में ब्लड हो गया साफ, साफ ब्लड कहाँ आता है? एलए में आता है, एलए से एलवी में आ गया, और एलवी से शुद्ध रक्त ऑर्टा होता हुआ पूरे बॉडी में चला गया। यही बात करी थी ना मैंने। ये जो था नस, उसका नाम क्या था? तो आपने कहा सर ऑर्टा नाम था। इस नस का नाम क्या था? ऑर्टा। वह नस, वह रुधिर वाहिका जो शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में फैलाता है, सप्लाई करता है। इसको शुद्ध हिंदी में हम क्या कह रहे थे? महाधमनी कह रहे थे, यही कह रहे थे ना। अच्छा, मतलब क्या है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, बायां निलय जब संकुचित होगा ना, तो ब्लड ऑर्टा होता हुआ बॉडी में पहुंच जाएगा। अब ये जो ऑर्टा है माय डियर फ्रेंड्स, इससे ढेर सारी ब्रांचेस निकल निकल कर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की सप्लाई करेंगे, रक्त की सप्लाई करेंगे। जैसे इस ऑर्टा से एक मतलब ब्रांच निकलेगा जो आपके छाती वाले रीजन में, कंधे वाले रीजन में, सिर वाले रीजन में, तो इस तरह से ढेर सारी शाखाएं, ब्रांचेस निकल निकल कर शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त की सप्लाई करेंगे। जैसे एक ब्रांच निकला जो आपके लेग में सप्लाई कर रहा है, कमर वाले रीजन में सप्लाई कर रहा है ना, इस तरह से ढेर सारी इससे शाखाएं निकल निकल कर शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त की सप्लाई कर रहे होंगे। ऑर्टा से एक ब्रांच निकलेगा ऐसे, देखो, ये हृदय के मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की सप्लाई करेगा। अरे हृदय भी एक क्या है? अंग ही है ना, तो हर अंग को ऑक्सीजन चाहिए ना काम करने के लिए। उसी तरह से हृदय की मांसपेशियों को जो शुद्ध रक्त की सप्लाई करेगा, है ना, ये हृदय की मान लिया मांसपेशियां हैं, अब इसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज से मिलेगा, एनर्जी रिलीज होगी, तब तो दिल धड़केगा। तो वह रुधिर वाहिका जो हृदय के मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की सप्लाई करता है, उसका नाम क्या है, ये पूछा जाता है। तो इसको याद कर लेना कि वह रुधिर वाहिका, वह नसें जो हृदय के मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की सप्लाई करता है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ध्यान से सुनिएगा, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहेंगे? कोरोनरी धमनी, या इसको शुद्ध हिंदी में हम कह देते हैं हृदय धमनी। क्या बोलेंगे? हृदय
धमनी कहेंगे, है ना। अब देखिए, आप क्या करते हैं कि बहुत ऑयली स्पाइसी खाना लोग खाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी आप खाना खाएंगे तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। अब जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो ये आपकी नसों में क्या होता है, जमा होने लगता है ऐसे, और ये प्लाक्स बनने लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लाक्स। और ये धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा और ब्लॉकेज हो जाएगा नसों में। अगर ये ब्लॉकेज आपकी कोरोनरी आर्टरी में हुआ, अगर ये ब्लॉकेज माय डियर फ्रेंड्स कोरोनरी आर्टरी में हुआ, तो क्या होगा कि हृदय के मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की सप्लाई नहीं होगी और हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आपने बाईपास सर्जरी का नाम सुना है? बाईपास सर्जरी का नाम आपने सुना होगा कि जैसे मान लिया इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो क्या होगा कि हार्ट को शुद्ध रक्त नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक हो गया। तो आपने सुना होगा एक बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में हम क्या करेंगे कि आपकी बॉडी के दूसरे जगह से नस को निकालेंगे और क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। अब ब्लड बाईपास हो गया कि नहीं। जैसे शहर शहर में ज्यादा ट्रैफिक है तो क्या करते हैं, एक रोड बना देते हैं बाईपास वाला रोड। ये शहर में काफी ट्रैफिक था तो हमने एक बाईपास रोड बना दिया, साइड साइड निकल गया। तो यहाँ से ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड नहीं जा रहा था, तो हमने आपके दूसरे जगह का नस निकालकर ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे। तो अब ऐसे ब्लड जाएगा। ये होती है भाई साहब बाईपास सर्जरी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वह रुधिर वाहिका जो हृदय के मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की सप्लाई करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कोरोनरी आर्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, कोरोनरी आर्टरी कहेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है लफ्जों में, यहाँ पे इशारों में लिखा हुआ था ना, यहाँ पे हमने इशारों में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने इसको लफ्जों में लिख दिया है। किसमें लिखा है, लफ्जों में लिख दिया है कि कोरोनरी आर्टरीज सप्लाईज ब्लड टू द हार्ट मसल्स। कोरोनरी धमनी, जिसको हृदय धमनी भी कहते हैं, हृदय धमनी भी कहते हैं, वो हृदय को रक्त पहुंचाती है। दो मेडिकल कंडीशन है, दो मेडिकल कंडीशन है, टर्म्स है, उसको जरा देखिए। एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है कि हृदय गति का सामान्य से अधिक हो जाना। जैसे नॉर्मल हृदय गति कितनी है, 72 बार प्रति मिनट है। अगर किसी की हृदय गति बढ़ते 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 100 से ज्यादा बार धड़कने लगे तो इस मेडिकल कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं। तो अगर डॉक्टर ने लिख दिया है प्रिस्क्रिप्शन पर टैकीकार्डिया, इसका मतलब है कि उसका हृदय गति 100 से ज्यादा हो गया। और दूसरा एक और टर्म होता है मेडिकल, जिसका नाम है ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, हृदय गति का सामान्य से कम धड़कना। 72 होता है नॉर्मल, घटते घटते 60 से अगर कम चला गया किसी का, तो ये कहलाता है भाई साहब ब्रेडीकार्डिया। तो हृदय का सामान्य से धीमा धड़कना, मतलब 60 से कम धड़कने लगना, ये कहलाता है ब्रेडीकार्डिया। तो ये देखिए, ये ऑर्टा है, ऑर्टा से ब्रांच निकला है, हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की सप्लाई कर रहा है, हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की सप्लाई कर रहा है। क्या इस स्लाइड में किसी को कोई बच्चा दिक्कत है? उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप देखो यशवंत पूछ रहे सर, इज ये हेल्पफुल है रेलवे एग्जाम के लिए? भाई हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ और जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, वो सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करते हुए नहीं है। आप मुझसे पढ़ लीजिए बायोलॉजी, आप जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाएंगे उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तब कहना। तो मैं ये टारगेट करके नहीं चलता हूँ कि मैं ये सीडीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये रेलवे के लिए पढ़ा रहा हूँ, एक एनडीए के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला होगा कि बस आप ये सोच कर पढ़ लो कि हमें बायोलॉजी एक ही बार पढ़नी है, अब कहीं और बायो नहीं पढ़नी है मुझे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं गाइज कुछ और बातों पे। जैसे एक सीडीएस का सवाल, रेलवे का तो बहुत छोटा एग्जाम हो गया। अब मैंने एक सीडीएस का सवाल लिया है, सीडीएस 1/2022 10 अप्रैल को ये एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आप अगर ये क्वेश्चन बना लेते हो तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बड़ा भोंडा सा लगेगा, छोटा लगेगा, है ना। बताओ, यहाँ पे लिस्ट 1 है, सूची 1 है, और यहाँ पर सूची 2 है। यहाँ पे क्या दिए गए हैं, रुधिर वाहिकाएं, नसों के नाम है, और यहाँ पे उसके कार्य हैं। सही से सुमेलित करके यहाँ पे सही कोड को टिक करना है, सही कोड को टिक करना है। क्या नहीं बन जाएगा आपसे? पहला है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि हार्ट से लंग्स में कौन ले जाता है, याद कीजिए। हमने कहा कि हृदय से ले जाने वाली क्या होगी, बोलो। हृदय से ले जाने वाली होगी आर्टरी। कहाँ ले जा रही है, फेफड़ों में, तो नाम हो गया पल्मोनरी आर्टरी। ले जाने वाली क्या होगी, धमनी। कहाँ ले जा रही है, फेफड़ों में, तो नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी। अब इसका उल्टा देखो, लंग से वापस हृदय में ला रहा है, तो हृदय में लाने वाला कौन होता है, वेन। कहाँ से ला रहा है, फेफड़ों से, तो पल्मोनरी वेन। लाने वाली, हृदय में लाने वाली, अरे ले जाने वाली धमनी, तो लाने वाली शिरा। कहाँ से ला रही है, फेफड़े से, तो क्या हो गया, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा। तो आपको यहां से ही ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ध्यान से सुनिएगा, नाम है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी कहने का मतलब ले जा रहा होगा, आर्टरी मतलब हृदय से ले जा रहा है, आर्टरी मतलब हृदय से ले जा रहा है। पल्मोनरी कहाँ, फेफड़े में, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, हृदय से ले जा रहा होगा, कहाँ पे, लंग्स में। तो देखो कौन सा होगा, बताओ। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, तो ए का हमारा 4 के साथ आ गया मैचिंग। कैपिलरीज का काम, केशिकाओं का काम कल ही पढ़ाया था पहली क्लास में, याद कीजिए। कैपिलरीज क्या करता है कि शिराओं को धमनियों से जोड़ता है, धमनियों को शिराओं से जोड़ता है, तो बी का हमारा 3 के साथ मैचिंग हो गई। अब आ जाइए कोरोनरी आर्टरी। अभी बताया था कि कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, कैलरीज ब्लड टू हार्ट मसल्स। कोरोनरीज आर्टरी क्या करती हैं, हृदय के मांसपेशियों को रक्त की सप्लाई करती हैं, तो सी का हमारा हो गया 2। अच्छा, पल्मोनरी वेन, वेन का मतलब है कि हृदय में लाएगा, कहां से लाएगा, फेफड़ों से, तो डी का हमारा हो गया 1।
तो कोड हमारा क्या बन के आया? आप कहोगे 4321। 4321 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 में ही तो दिख रहा है 4321। क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ है क्या? हाँ टफ है। कब? जब आप वन लाइनर पढ़ते हो, ल्यूसेंट पढ़ते हो, तब टफ है। लेकिन जिस अंदाज में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने उस अंदाज में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सही है। तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, बताओ। तो जब आप सीरीज के क्वेश्चन बना ले रहे हो तो बाकी जो है क्वेश्चन तो बनना ही बनना है बच्चा। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत है बताओ? सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, चलो अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन। हृदय का जो संकुचन है ना, हृदय का सिकुड़ना आप कह सकते हैं आम बोलचाल में, है ना। हृदय का सिकुड़ना मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो हार्ट का सिकुड़ना मेडिकल भाषा में कहलाता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? हृदय का संकुचन। तो हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पंप कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल भाषा में? सिस्टोल। और फिर ऐसे फैलेगा तो हृदय का फैलना, रिलैक्सेशन, हृदय का फैलना क्या कहलाता है? मेडिकल भाषा में उसे कहते हैं डायस्टोल, अनुशीतलन। तो हृदय का संकुचन सिस्टोल कहलाता है, हृदय का अनुशीतलन डायस्टोल कहलाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्शन, हृदय जब एक बार क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बार ऐसे फैलेगा तो इसी को एक हार्ट बीट कहते हैं, है ना। तो हृदय का संकुचन और हृदय का अनुशीतलन, एक बार हृदय कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट बीट। क्या बोलते हैं बताइए? हृदय स्पंद या धड़कन कहते हैं। आम बोलचाल में क्या बोलेंगे? एक धड़कन कहेंगे। धड़कन धड़कन सुना होगा ना। तो हृदय का ये जो लयबद्ध संकुचन और अनुशीतलन है वो हृदय स्पंदन कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है। तो बड़ा लय में हृदय धड़कता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो हृदय का कॉन्ट्रैक्शन और अनुशीतलन क्या कहलाता है? आपका हार्ट बीट कहलाता है। बताइए। आशीष पूछ रहे हैं क्या क्या, क्या मैं मैनेज करूं? क्या हो गया? कोई बात नहीं, यहाँ पे जितनी गलती करना है कर लीजिए। यहाँ पे मैं मतलब आपको नहीं बोलता, कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमको इतना नहीं आता था क्या। अरे नहीं आता है तब तो एडमिशन लिया आपने, आता ही रहता तो एडमिशन ही क्यों लेते आप। तो यहाँ जो उल जलूल अनाप शनाप उत्तर देना है दीजिए, मैं कभी उस पर गुस्सा नहीं होता। आज के बाद गलती नहीं करनी है, एग्जाम में गलती नहीं करनी है ना। यहाँ पे गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं मेरी। टाइम चेंज कर दें, टाइम चेंज कर देंगे। एक टीचर का अगर टाइम चेंज होता है ना तो सारे लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि टाइम से सबका स्टूडियो अलॉट होता है ना। इस स्टूडियो में इस टाइम इसकी क्लास होगी, उनकी क्लास होगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ। भूप सिंह, हसन अब्बास, नेहा, अभिषेक, साहू, खुशी सिंह। बात आ रही समझ में? चलिए। तो हृदय का जो लयबद्ध संकुचन और अनुशीतलन है उसको हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। हृदय की धड़कन कहते हैं, धड़कन। चलो आगे आते हैं बच्चा। अब आ जाइए, हम लोग बात करेंगे गाइस, हम लोग बात करेंगे कुछ और बातों की। पेस मेकर की। पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर बार बार यहाँ से क्वेश्चन होता है, इसको आपको याद रखना है। हृदय का पेस मेकर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लिया कि ये मान लेते हैं कि हमारा हृदय है। हृदय कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसमें 4 कमरे होते हैं। कमरा दिख गया? कमरों का नाम भी आपको याद होगा। एल ए मतलब लेफ्ट ऑरिकल, एल वी लेफ्ट वेंटिकल, आर ए आर वी। ठीक है। ये जो आपका लेफ्ट ऑरिकल होता है बच्चा, यहाँ पे दायां आलिंद होता है। यहाँ पर मांसपेशियों की एक गांठ जैसी संरचना होती है। नोड, नोड मतलब गांठ जैसा, जैसे आपके शरीर में कहीं पे गांठ बन जाती है ना, वैसा। तो जो ये जो राइट ऑरिकल है मतलब दायां आलिंद है, उस पर एक मसल्स की, मांसपेशियों की एक गांठ जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एस ए नोड। क्या कहते हैं? एस ए नोड। और इस एस ए नोड को हम कहते हैं हृदय का पेसमेकर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट, हृदय की वह कौन सी संरचना है जिसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, तो आप कहेगा सर एस ए नोड। अच्छा, एस ए नोड का पूरा नाम आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि एस ए नोड का पूरा नाम क्या होगा। तो एस ए नोड का पूरा नाम होता है साइनो ऑरिक्यूलर नोड। साइनो ऑरिक्यूलर नोड, या ऑरिकल को एट्रिया भी कहते हैं ना, तो साइनो एट्रियल नोड भी लिखा रह सकता है। ऑरिकल को एट्रिया भी कहते हैं ना, तो साइनो एट्रियल नोड। हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं शिरा आलिंद नोड, शिरा आलिंद नोड। तो अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ह्यूमन हार्ट इज आल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट, मानव हृदय की कौन सी संरचना हृदय का पेसमेकर कहलाती है, तो आप कहेगा ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से धड़कनों की शुरुआत होती है। धड़कनों की जो उत्पत्ति है वो यहीं से होती है। तो धड़कनों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? ऐसे नोड से होती है। इसलिए ऐसे नोड को हम कहते हैं हृदय का पेसमेकर। तो 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हृदय का पेसमेकर कहते हैं, तो ऐसे नोड याद रखिए, पूरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से धड़कनों की शुरुआत होती है, धड़कनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। दिल धड़कने का सबब याद आया, सबब मतलब वजह।
72 बार प्रति मिनट, ये है हृदय का पेस। इस पेस को मेंटेन कौन रख रहा है, बना के कौन रख रहा है, एसए नोड, इसलिए कहते हैं पेस मेकर। हार्ट के पेस को बना के रखा है 72 बार प्रति मिनट। तो अगर ये ठीक से काम कर रहा है तो आपका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। काम नहीं कर रहा है ठीक से तो दिल की धड़कनें घटती चली जाएंगी। डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि इसका जो नेचुरल पेसमेकर है यानी एसए नोड वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब डॉक्टर एक मशीन लगाते हैं, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर, जिसको लोग जनरली पेसमेकर कह देते हैं। वो एक्चुअली मशीन होती है, आर्टिफिशियल पेसमेकर होती है, जो आपके दिल में लगाया जाता है, मतलब चेस्ट में कहीं पर लगाया जाता है, वहां से तार लाकर ज्वाइन किया जाता है ना। तो वो उसमें एक बैटरी होती है और बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करती है और उसकी वजह से फिर आपके दिल की धड़कनें मेंटेन रहती हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाई जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है उसकी बैटरी किसकी बनी होती है, तो उसकी बैटरी बनी होती है लिथियम आयोडाइड की। अगर एक बार किसी को आर्टिफिशियल पेसमेकर हम लगा देते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर एक बार अगर हम किसी को लगा देते हैं तो लगभग 10 साल तक तो वो चलता ही है। अगर बीच में खराब हो गया तो फिर बदला भी जा सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हृदय का पेसमेकर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो इसे नोड को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से धड़कनों की शुरुआत होती है। एक शायर कहते हैं कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। खलल मतलब डिस्टरबेंस, नुमाइश मतलब शो ऑफ। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो पहले लोग इश्क को इबादत कहते थे, खुदा कहते थे, अब कहते हैं तेरा प्यार हुक्का मार। आशिकी बदल गई तो शायरी बदल गई, है ना। पहले लोग कहते थे हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, एक एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो। तो लोग पहले कहते थे कि इश्क इबादत है, खुदा है, एक अच्छा एहसास है, इसको नाम देने से भी लोग डरते थे। अभी लोग कैसे गाने लिखते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बताइए ये गाना है कि इनविटेशन है? और इस तरह के गाने लोग सुन रहे हैं, हिट हो रहे हैं, तभी तो लोग लिख रहे हैं। तो आशिकी बदल गई तो शायरी बदल गई, है ना। तो धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। बात आ रही समझ में? इस स्लाइड पे किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े, चलो। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको सरप्राइज कर देने वाला क्वेश्चन है। बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कार्डियक नॉच, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लिया मैंने कि कार्डियक नॉच कहाँ पाया जाता है। कार्डियक नॉच कहाँ पाया जाता है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दिया। हृदय में पाया जाता है, फेफड़ा में पाया जाता है बच्चा, यकृत में पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। बताइए प्रशांत, समझ में आया? प्रैक्टिस वाइज का टाइम है कि कौन सा टाइम, ठीक है। जहां पे भी आ जाए आंख बड़ा होगा लंग, तो आप कहेंगे सर आपका तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आपने बोला था, आपने हमें ये बताया था और कि हार्ट से संबंध कार्डियक का मतलब हार्ट से संबंधित कोई चीज, और आपके भरोसे रहते ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता था तो गलत हो जाता, आप गलत करवा दे क्वेश्चन। तो देखो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, अभी भी ये हार्ट से ही संबंधित है। ये बच्चा हार्ट से ही संबंधित है। कैसे है देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, सोचने का अंदाज थोड़ा गलत हो गया। हमने आपको पढ़ा रखा है आपका क्या पढ़ा रखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है, कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास 2 फेफड़े थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास क्या थे, 2 फेफड़े थे, है ना। अब इन 2 फेफड़ों के बीच में हमारा दिल होता है और ये दिल थोड़ा सा तिरछा होता है, ऐसे दिखाता हूँ आपको। दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा दिल होता है और ये दिल थोड़ा सा ऐसा तिरछा होता है, तिरछापन लिए हुए होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग में क्या हुआ, एक गड्ढा जैसा बन गया। हृदय ने लेफ्ट लंग को ऐसे धंसा दिया उधर थोड़ा सा। तो ये हृदय के तिरछेपन की वजह से, ऑब्लिक प्लेसमेंट की वजह से लेफ्ट लंग में देखो ये वाला कौन सा होता है। आपको बताया कि कोई भी डायग्राम होगा बायोलॉजी का तो इधर वाला होगा लेफ्ट और इधर वाला होगा राइट। ये होगा ना, इधर वाला बायां इधर वाला दायां, ऐसे खुद को एज्यूम करके बनाते हैं। देखो अब मैं डायग्राम के साथ खड़ा हो गया तो सही हो गया ना, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट लंग में एक गड्ढा जैसा बन गया, इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं। नॉच मतलब क्या, गड्ढा जैसा, कार्डियक नॉच। तो ये नॉच किसकी वजह से बना, ये गड्ढा जैसा किसकी वजह से बना, हार्ट की वजह से बना ना। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। गड्ढा बनने की वजह हार्ट है, इसलिए इसका नाम है कार्डियक नॉच। लेकिन ये कार्डियक नॉच बना है किसमें, तो आप कहेगा सर लंग में। तो अगर आपसे पूछता है कि कार्डियक नॉच कहाँ होता है, तो लंग में, लेफ्ट में या राइट में। अरे तो दिल किधर होता है, लेफ्ट साइड ही होता है ना, लेफ्ट साइड होता है ना। तो दिल लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट लंग में आपका कार्डियक नॉच होगा। यहाँ से एक सवाल और आपको पूछ सकता है कि कौन सा लंग साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, बताइए, गेस करिए, दिमाग लगाइए, कौन सा लंग साइज में थोड़ा बड़ा होगा। तो आप कहिएगा ये जो लेफ्ट वाला लंग है सर, बायां वाला जो लंग है, उसको दिल ने ऐसे धंसा दिया इधर, है ना, तो जिसकी वजह से इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। तो ये जो होगा वो थोड़ा साइज में छोटा होगा, और ये जो राइट लंग है वो साइज में थोड़ा बड़ा होगा। ये भी सवाल पूछ लिया गया, देखो इतना अंदर से सवाल पूछ लिया गया। उसके अलावा एक बार और बता दूं मैं कि ये राइट लंग बड़ा भी होता है और इसमें 3 लोब होते हैं, 3 पालियां होती हैं, 1 2 और 3, 3 हिस्सों में बटा होता है। और ये छोटा होता है और ये 2 ही हिस्सों में बटा होता है, 2 पालियां होती हैं, 2 लोब्स होते हैं। तो राइट लंग में कितने होते हैं, 3 लोब्स, 3 पालियां होती हैं। और लेफ्ट लंग में 2 ही लोब्स होते हैं, छोटा है और 2 लोब्स है, 2 लोब यानी 2 हिस्सों में बटा होता है, 2 पालियां। क्या बात आ रही है समझ में? आप एक्सरे जब देखेंगे ना ऐसे, तो एक्सरे जब दिखेगा तो देखिएगा वो दिखेगा नॉच,
गड्ढा सा राइट साइड में, ठीक है। तो ये मान लिया कि हमारा, जैसे कि ये मान लिया हमारा कि फेफड़ा है, 2 फेफड़े आपको दिखेंगे आपकी बॉडी में। तो इन 2 फेफड़ों के बीच जो होता है ना, वो हार्ट होता है। इन 2 फेफड़ों के बीच ऐसे हमारा हार्ट होता है, और ये हार्ट ऐसे थोड़ा-सा तिरछा होता है। तो हार्ट के इस तिरछेपन की वजह से ये जो लेफ्ट लंग में जो गड्ढा सा बन गया, इस गड्ढे को हम लोग क्या बोलेंगे गाइज़? इस गड्ढे को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक नॉच कहेंगे, कार्डियक नॉच कहेंगे। तो ये आपका देखो लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, ठीक है? तो कार्डियक नॉच आपके लेफ्ट लंग में पाया जाता है। इसमें देखिए राइट लंग बड़ा है और लेफ्ट लंग छोटा है। राइट लंग क्या है? बड़ा है, और लेफ्ट लंग आपका जो है वो छोटा है, साइज़ में छोटा है। इसमें कितनी पालियाँ हैं? 3 पालियाँ, 1, 2 और 3। इसमें 2 ही लोब हैं, 1 और 2। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? बताइए। पंकज यादव साहब, गुंजन मौर्य साहब, प्रशांत शर्मा साहब, विनोद, अंतिमा कुमारी राजपूत, प्रशांत शर्मा, जितने लोग भी लाइव हैं। तो ये हमारा दोनों फेफड़ा है, दोनों फेफड़े के बीच में हृदय होता है, और हृदय थोड़ा तिरछा होता है। तो हृदय तिरछा होने के कारण लेफ्ट लंग को धसा दिया ऐसे। तो लेफ्ट लंग में जो गड्ढा बन गया, उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों नाम है? हृदय की वजह से गड्ढा बना है, इसलिए नाम पड़ा कार्डियक नॉच। कार्डियक की वजह से नॉच यानी गड्ढा बन गया। नॉच मतलब गड्ढा। बात आ रही है समझ में? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियक नॉच कहाँ पाया जाता है, तो आप कहिएगा सर आपके लंग में पाया जाता है। कौन सा लंग बड़ा होगा, कौन सा लंग छोटा होगा? तो आप कहिएगा लेफ्ट लंग थोड़ा सा धंस गया तो ये छोटा हो गया, तो राइट लंग थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसमें कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। बस। एक बजे बहुत कॉल्स लगती है। अरे समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रट लीजिए ना, उतना ज़्यादा विद्वान बनने की क्या ज़रूरत है? भाई आप रट के भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम एक-एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। आपको नीट थोड़ी करना है ना? आपको बायोलॉजिस्ट नहीं बनना, आपको ऑफिसर्स बनने हैं। तो काम और बताता हूँ मैं आपको ईसीजी। ईसीजी से भी बहुत सवाल रहते हैं। सारा कुछ बता दूँगा मैं। ईसीजी पढ़ लेते हैं ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे लगता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब देखो, कार्डियो वर्ड आया ना तो समझ लेना हार्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम क्यों करते हैं? हृदय की वर्किंग का पता करने के लिए, कि हमारा हृदय ठीक से काम-धाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता करना है तो हम ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी देता है। पहला ईसीजी मशीन बनाने का श्रेय और पहला ईसीजी रिकॉर्ड करने का श्रेय जाता है एक साइंटिस्ट को, जिसका नाम है एंथोवेन। क्या नाम है? एंथोवेन साहब। ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहला ईसीजी मशीन तैयार किया था और पहला ईसीजी रिकॉर्ड किया था, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ ईसीजी। ईसीजी का जनक। तो याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को ईसीजी का जनक कहते हैं, तो बोल दीजिएगा एंथोवेन। क्या? एंथोवेन। अच्छा, अगर हम एक नॉर्मल ईसीजी को दिखाएं, एक नॉर्मल आदमी का ईसीजी दिखाएं हम आपको, तो कुछ ऐसा होगा। एक नॉर्मल आदमी का ईसीजी है ये, जिसके हृदय में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक नॉर्मल आदमी का ईसीजी है। ये कहलाता है पी, ये कहलाता है क्यू, ये कहलाता है आर, ये कहलाता है एस और ये कहलाता है टी। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अगर ऐसा रिपीट हो रहा है किसी का ईसीजी, मतलब उसके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुशी की बात होती है, नॉर्मल ईसीजी। तो अगर किसी व्यक्ति का ईसीजी ऐसा आ रहा है तो मतलब नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। तो ये नो प्रॉब्लम वाला ग्राफ होता है। और अगर किसी व्यक्ति का ईसीजी ऐसा आ गया तो ये भी नो प्रॉब्लम वाला ग्राफ होता है। ये भी नो प्रॉब्लम, ये भी नो प्रॉब्लम। आदमी का ईसीजी ऐसा कब हो जाता है? जब आदमी की डेथ हो जाती है, सीधा एकदम नो प्रॉब्लम। ये जिंदगी का ग्राफ है, जो बतला रहा है कि जिंदगी के रास्ते उतार चढ़ाव, टेढ़े मेढ़े, और ये मौत का रास्ता देखिए सीधा, नो प्रॉब्लम, सारे झंझट से छुटकारा, है ना? एक शायर कहते हैं कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया किधर जाएंगे। तो भाई मरने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना? मरने के बाद तो आदमी को तमाम झंझटों से छुटकारा, शिकवे गिले सब मिट जाते हैं। दुश्मन भी कहने लगता है बड़ा अच्छा आदमी था, है ना? तो मरने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसको एक शायर कहते हैं कि वो आए मेरी मज़ार पे, मज़ार मतलब कब्र पे। वो आए मेरी मज़ार पे और दिया बुझाकर चले गए। वो आए मेरी मज़ार पे और दिया बुझाकर चले गए, बाकी जो तेल बचा था सर में लगाकर चले गए। तो इसे कहते हैं मरने के बाद सताना, कि हम तेल तक नहीं छोड़ेंगे कि दूसरा जला पाए। तो ये जो है ऐसा ग्राफ आ रहा है किसी का, मतलब नो प्रॉब्लम, और ऐसा भी आ गया तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक डॉक्टर ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो दास्तान है वो 3 ग्राफ में बयान कर रखी थी। मैंने फेसबुक पे देखा था इसको। आप पहले देखते तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। डॉक्टर ने अपने लैंग्वेज में अपनी ज़िंदगी की बातें बयान कर रखी थी। एक ग्राफ ऐसा लिखा था और लिखा था नीचे विद यू। क्या था? विद यू, मतलब जब आप मेरे साथ हैं तो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम वाला ग्राफ है ये, है ना? विद यू मतलब जब आप मेरे साथ हो, एकदम नॉर्मल। दूसरा ग्राफ ऐसा था और उसके नीचे लिखा था विदाउट यू। क्या था? विदाउट यू मतलब जिंदगी मौत है तुम्हारे बिना, है ना? तुम नहीं हो तो मौत है। ये मौत का ग्राफ है। तो तीसरा ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो देखिए, तीसरा ग्राफ कुछ यूं था, है ना? ये देखो, और लिखा था विद यू आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। तीसरा ग्राफ था विद यू आफ्टर मैरिज, शादी के बाद।
मतलब देखिए ईसीजी ऐसा बिगड़ा कि कोई सर्जरी भी इसको ठीक नहीं कर सकती। तो इस 3 ग्राफ में उसने अपनी ज़िंदगी की दास्तान बयान कर रखी थी। विद यू जब आप मेरे साथ हैं नो प्रॉब्लम, विदाउट यू ज़िंदगी मौत हो गई तुम्हारे बिना, विद यू आफ्टर मैरिज शादी के बाद। ईसीजी ऐसा बिगड़ा कि अब कुछ कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन इसको ठीक नहीं कर सकता। तो ईसीजी का मतलब क्या होता है? ईसीजी आपके हार्ट में होने वाले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बतलाता है। हर का अपना मतलब होता है। पी बतलाता है, पी वेव हार्ट के ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बतलाता है कि ऑरिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो वेंट्रिकल यानी निलयों के संकुचन को बताता है। तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब रिलैक्स होगा। तो ये टी जो है वो रिलैक्सेशन को बतलाता है, हार्ट रिलैक्स सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? वो बतलाता है आपका टी वेव, वो बतलाता है आपका टी वेव, ठीक है? तो वो आपका कौन बतलाता है? टी वेव बतलाता है, ठीक है? ये देखिए, ये आपका ईसीजी है, ये पी वेव बतलाता है कि भाई आपका ऑरिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद क्यूआरएस ये बतलाता है कि वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद टी वेव बतलाता है आपके रिलैक्सेशन को। तो आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये सब नीट में पूछा जाता है कि पी का मतलब क्या होता है, क्यूआरएस का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है ना? टी का मतलब क्या होता है। आप सिंपल याद रखिएगा कि ईसीजी क्या है, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना? पहला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लिया था किसने? एंथोवेन ने, उसको बोलते हैं फादर ऑफ ईसीजी। क्या बोलते हैं गाइस? फादर ऑफ ईसीजी, ठीक है? क्या बोलेंगे? फादर ऑफ ईसीजी कहेंगे। किसको? एंथोवेन को। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो टेक्स्ट बुक का क्यों लगा रहे हैं? ये पढ़ने के बाद जो हमने यूट्यूब पे डाला है वो किस लिए डाला है? उस हम सदमा में चले जाएंगे पक्का लग रहा है। क्यों भाई? हाँ, बायो को भी इन लोगों ने बना दिया। वीरेंद्र कह रहे हैं कि मेरी पहली क्लास है, तो पिछले क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है जी? वीरेंद्र, राहुल कुमार, इसको आपको याद ही रखना है। हम देखने जा रहे हैं वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बीच का डिफरेंस। देखिए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिसको हम समतापी जंतु कहते हैं, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसको हम असमतापी जंतु कहते हैं। पहले इसको समझिए कि ये होता क्या है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जिसके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। बाहर का टेम्परेचर, बाहर का तापमान चाहे जो भी हो, उसके बॉडी का तापमान हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत होगा, स्थिर होगा। जैसे देखिए, आप अपने बॉडी को देख लीजिए, बाहर का तापमान चाहे जो भी हो, आपकी बॉडी का तापमान 98.4 है फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है बताओ? तो वो सारे जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ नहीं बदलता, उसको कहते हैं हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स, अर्थात समतापी जंतु। लेकिन वैसे जंतु जिसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, असमतापी जंतु। अगर बाहर का तापमान 0 डिग्री सी है तो उसके बॉडी का भी 0 हो जाएगा, बाहर का 40 है तो उसके बॉडी का भी 40 हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? वैसे सारे जंतु जिनके शरीर का तापमान नियत रहता है, नियत मतलब स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, डेफिनिट रहता है, चेंज नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे? वार्म ब्लडेड। लेकिन दोज एनिमल्स whose blood whose body temperature fluctuates with the environmental temperature are known as what? cold blooded animals। वह सारे जंतु जिसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ बदलता रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा, उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहेंगे। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 4 जंतु ऑप्शन में दिए रहेंगे और पूछ लेगा इनमें कौन कोल्ड ब्लडेड है या कौन वार्म ब्लडेड है। पहचानने का तरीका एकदम आसान है, हमने हार्ट के चैम्बर आपको पढ़ाए थे। वो सारे जंतु जिसके शरीर में, जिसके हृदय में 4 चैम्बर होगा, हृदय में कितने कक्ष होंगे? 4 कोष्ठ या 4 कक्ष होंगे, वो सब के सब वार्म ब्लडेड होंगे। और 4 से अगर कम है, जैसे कि मछलियों में 2 था, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 था, उभयचरों में सरीसृपों में 3 था, तो वो सब के सब कोल्ड ब्लडेड हो जाएंगे। मतलब 4 से कम है, यानी 2 और 3 कक्ष है अगर हृदय में, तो वो निश्चित रूप से कोल्ड ब्लडेड एनिमल होगा। आप मुझे कहेंगे कि भाई 4 जो था वो किस में था? तो पक्षी में था, और किस में था? स्तनधारी में था। तो पक्षी और स्तनधारी के हृदय में 4 कक्ष होंगे, इसलिए पक्षी और स्तनधारी जो होंगे गाइस, वो वार्म ब्लडेड होंगे। पक्षी और स्तनधारी वार्म ब्लडेड होंगे, है ना? जैसे कि पक्षी में हमारा आ गया ऑस्ट्रिच, क्या आ गया? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, तोता, मैना, कौवा, कबूतर सब आ गया इसमें। और मैमल्स यानी स्तनधारी, स्तनधारी में देखो आ गया आपका व्हेल। देखो व्हेल मछली नहीं, स्तनधारी है। डॉल्फिन, डॉल्फिन, चमगादड़, चमगादड़ पक्षी नहीं, स्तनधारी है। बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को स्तनपान कराते हैं। मानव, कुत्ता, गधा, ये सब क्या है? स्तनधारी है। तो पक्षी और स्तनधारी जो होंगे वो वार्म ब्लडेड होंगे, क्योंकि उसके हृदय में 4 चैम्बर होंगे। 4 चैम्बर होने का मतलब है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग बह रहा है ना? ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, तो शरीर का तापमान कांस्टेंट रखने में मदद करता है। तो आदमी, कुत्ता और गधा क्या है? स्तनधारी है। तीनों का क्लास एक है, तो आदमी को ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। आदमी को कुत्ते और गधे के साथ कहाँ रखा गया? स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, क्लास मेमलिया में रखा गया है। तीनों की क्लास एक है। इसलिए आदमी जब बेवकूफ़ी करता है तो बोला जाता है बहुत बड़ा गधा है, और बदमाशी करता है तो बोला जाता है बहुत बड़ा कुत्ता है, क्योंकि तीनों की क्लास एक है। तो आदमी को ज्यादा इतराने की जरूरत है नहीं। कुत्ते और गधे के साथ कहाँ रखा गया है? स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। पर ये कुत्ते और गधे, मुझे 2 चीजें बहुत पसंद है। इन दोनों के कुछ गुण आदमी में आ जाए तो आदमी इंसान बन सकता है। हर आदमी इंसान नहीं होता। अरस्तु ने बोला था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, आदमी सामाजिक प्राणी होता है। अगर आप सोशल नहीं है तो फिर क्या है? एनिमल है, घोड़े गधे की तरह,
है ना? तो आदमी अगर सोशल है तो इंसान है, हर आदमी इंसान नहीं होता। आदमी कुत्ते से वफादारी सीख ले और गधे से काम करना सीख ले तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। काम करो गधा की तरह, रहो राजा की तरह। वर्क लाइक डंकी, लिव्स लाइक किंग। अब गधे जैसा काम करने का ये मतलब ये नहीं है कि बोझ ढोते चलो, मतलब मेहनत से काम करो। कोई भी काम दिया जाता है तो उसमें जी जान लगा दो आप, मेहनत करो उससे। तो पक्षी और स्तनधारी किसमें आ जाएंगे? वार्म ब्लडेड में। बाकी सब जैसे कि फिश, मछलियां, मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर? याद कीजिए 2। जैसे शार्क, जैसे रोहू, जैसे कतला, जैसे मांगुर, जैसे कि सैल्मन, ये सब मछलियां हैं, कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबियंस मतलब उभयचर, उभयचर, उभयचर में मेंढक, टोड, सैलामेंडर, कितने? 3 चैम्बर। सरीसृप, रेंग कर चलने वाले सारे जंतु, सरीसृप में सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ। आप कहिएगा सर आपने तो बोला था कि सारे रिप्टाइल्स के हृदय में कितने? 3 चैम्बर, लेकिन मगरमच्छ में 4, फिर भी ये कोल्ड ब्लडेड में रहेगा, ठीक है? सरीसृप है तो कोल्ड ब्लडेड में ही आएगा। तो जरूर आपके ऑप्शन में क्रोकोडाइल देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, 4 चैम्बर वाला है और लगा दें इसमें, वो नहीं करना आपको। तो एम्फीबियंस वो जंतु होते हैं जो पानी और जमीन दोनों जगहों पर रहते हैं, और एम्फीबियंस में आते हैं आपका कौन? फ्रॉग। ये आपका फ्रॉग है, मेंढक है। ये आपका टोड है, टोड, टोड। ये मेंढक जैसा ही दिखता है लेकिन अलग प्रजाति का है ना? जो बालजी नहीं जानते वो टोड और मेंढक को एक ही समझ लेते हैं। ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है, इसकी त्वचा रफ होती है, इसकी त्वचा नम होती है ना, और चिकनी होती है, इसकी त्वचा सूखी होती है और रफ होती है। और ये आपका सैलामेंडर हो गया, पानी और जमीन दोनों जगहों पे रहता है। तो ये सब एम्फीबियन हो गए। तो एम्फीबियन के 3 उदाहरण हैं, फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर। तो याद कर लेना है कि कोल्ड ब्लडेड में आपका कौन कौन आ रहा है? कोल्ड ब्लडेड में आ रहा है मछलियां, उभयचर और सरीसृप। वार्म ब्लडेड में कौन आ रहा है? मछली, कछुआ। है कि यूट्यूब चैनल पे जाना है, ठीक है? यूट्यूब चैनल का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस बाई जुबैर। जाएं, सभी का स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल आपका, आपका खैर मकदम। कि कौन कौन थे? तो पक्षी और स्तनधारी क्या है? मतलब समझ लो कि कृत्रिम हृदय है। क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय है जो हृदय के जैसा काम करती है, और इसको बनाने वाले थे विलियम जॉन कॉफ और रॉबर्ट जार्विक। इसलिए इस मशीन का नाम ही रख दिया गया जार्विक 7, है ना? तो जार्विक 7 क्या है? सिंपल आपको याद रखना है, इट इज एन आर्टिफिशियल हार्ट। यह एक कृत्रिम हृदय, एक मशीन है जो बिल्कुल हृदय जैसा कार्य करती है। कल क्लास नहीं हुई थी, कल मेरी ऑफलाइन लग गई थी मुखर्जी नगर में बच्चा, तो कल आपकी जो है वो ऑफ करनी पड़ी थी क्लास, ठीक है? ब्रह्मा कह रहे हैं कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं? दिल्ली स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, दिल्ली। कोई परेशानी नहीं है। निशी पाठक, गुड इवनिंग। देव शर्मा, हेमंत कुमार, खुश रहिए हेमंत साहब। साहिल, चलिए अब आते हैं बच्चे, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर क्या है? ये भी स्टैटिक जीके में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज बीटा ब्लॉकर। ये सब वो सवाल हैं जो आपको चौंका देंगे, है ना, कि जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बीटा ब्लॉकर क्या है? एक मेडिसिन है। बीटा ब्लॉकर क्या है? एक मेडिसिन है जो हार्ट अटैक को रोकता है ना, हृदयाघात को रोकने की कोशिश करता है। हृदयाघात कब होता है? मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका मान लिया कि हृदय है जिसमें 4 चैम्बर्स हैं। ये आपका था LA, देखिए याद कीजिए, और खुल रहा था LV में। ये था आपका RA, खुल रहा था RV में। और यहाँ पे हमने बनाया था आपके सारे बॉडी पार्ट्स, और यहाँ पे हमने आपको बता दिए थे कि भाई ये आपके लंग्स हैं। तो आपने बोला था कि सर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके उसे आरए में पहुंचाया जाता है, आरए आरवी में पंप कर देता है, आरवी फेफड़ों के पास भेज देता है, फेफड़ों में रक्त हो गया शुद्ध, शुद्ध रक्त आता है एलए में, एलए से एलवी में, और एलवी से ऑर्टा होता हुआ, आपने कहा सर एलवी से ऑर्टा होता हुआ ब्लड जो है वो शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है ना, ऑर्टा महाधमनी होता हुआ। और इस महाधमनी से एक नस निकलती है जो हृदय के मांसपेशियों को रक्त की सप्लाई करती है, जिसको हम कोरोनरी धमनी कह रहे थे। अब इस कोरोनरी धमनी में अगर ब्लॉकेज आ गया तो हृदय के मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की सप्लाई नहीं होगी और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये दवा जो क्या करती है, बीटा ब्लॉकर, हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है, हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है, मतलब जितना चाहिए ना उससे कम डिमांड में ही हार्ट काम करने लगता है। तो ये बीटा ब्लॉकर का काम होता है कि हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड को कम करके हार्ट अटैक को रोक देना। एक और दवा होती है जिसका नाम होता है एस्पिरिन, जो डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में मिलता है। एस्पिरिन नाम की जो दवा है, एस्पिरिन नाम की जो दवा है वो मार्केट में डिस्प्रिन की पुड़िया, आप टिकिया आपने देखा होगा, मिलेगा। ये जो होता है ये ब्लड थिनर होता है, ब्लड को क्या करता है, थिन करता है, रक्त को पतला करता है। क्या कर देता है, रक्त को पतला कर देता है। तो जैसे मान लिया किसी का घर में हार्ट अटैक आ गया और लग रहा है कि उसका दम घुट जाएगा, तो अगर आप डिस्प्रिन का एक टैबलेट पानी में डालकर उसको पिला देते हैं तो तुरंत उसके बॉडी का ब्लड क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ब्लॉकेज है तो ब्लड पतला होने से क्या होगा, ये ब्लड जल्दी जल्दी सप्लाई होगा हार्ट में, है ना।
आराम से जाएगा, है ना, पतला हो जाने की वजह से, तो हार्ट अटैक के चांसेस यहाँ पे भी रुक जाएंगे। तो जैसे मान लिया कि आपके घर में कोई बुजुर्ग वगैरह है, तो ये डिस्प्रिन वगैरह रखना चाहिए कि कम से कम उसे पिला दिया तो हॉस्पिटल तक तो ले जा सकते हो आप, तब तक तो आदमी जिंदा बचेगा, है ना। तो दोनों दवाओं का अलग अलग काम है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है कि हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है, और एस्पिरिन रक्त को पतला कर देता है और हार्ट अटैक को थोड़ा सा डिले कर देता है। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना है, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि बीटा ब्लॉकर क्या है। तो एक औषधि है जिसका इस्तेमाल हृदयघात को रोकने के लिए किया जाता है। क्यों फट जाता है ब्रेन का नस? ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो फटेगा नहीं। हाँ, हेडेक में भी यूज होता है। तो अगर उसकी कम मात्रा में आप लेते हैं तो वो ब्लड थिनर का काम करता है, ज्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो फिर वो पेन किलर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन मतलब K+। पोटेशियम आयन क्या होता है? जरूरी होता है हार्ट की सामान्य क्रियाविधि के लिए। तो हृदय की सामान्य क्रियाविधि के लिए पोटेशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप चाहते हो कि आपका हृदय सही सलामत रहे, ठीक ठाक से काम करे, तो आपको क्या लेना चाहिए? पोटेशियम आयन आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। और पोटेशियम आयन भरपूर मात्रा में होता है किसमें? सेब में होता है। सेब में होता है। एक सवाल पूछा गया कि सेब जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, हृदय रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्यों बेनिफिशियल है? क्यों लाभकारी है? क्यों लाभकारी है? बताओ। क्योंकि सेब में क्या होता है? पोटेशियम आयन, एंड पोटेशियम आयन इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट और नॉर्मल वर्किंग ऑफ द हार्ट। इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल रोजाना नहीं पड़ेगा डॉक्टर के पास आपको जाना। तो आप चाहते हैं कि हमारा दिल मजबूत रहे, दिल ठीक से काम करे, तो आपको सेब खाना चाहिए। सेब में भरपूर मात्रा में पोटेशियम आयन होती है, और पोटेशियम आयन हृदय की वर्किंग के लिए जरूरी होता है। कहीं से भी पढ़ लीजिए, जहां पे आपको अच्छा लग रहा है फिजिक्स। ठीक है, विशाल कुमार, आपको जहां अच्छा लगे वहां से पढ़ लीजिए। आप हमारे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, सर पढ़ा रहे हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। सब लाजवाब लोग हैं यहाँ पे, कोई किसी से कम नहीं है, सारे अच्छे टीचर हैं करियर पे। लाजवाब जिसको कहते हैं। ठीक है एकदम हो जाएगा। पुनीत क्या बात कर रहे हैं सर? बॉडी से ब्लड ले जाती है जिसका नाम क्या है? वेना केवा। हसन, संपूर्ण शरीर से ब्लड को हार्ट में कौन ले जाती है? वेना केवा। और वेना केवा भी बताया था दो प्रकार का। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से हार्ट में लाती है, इन्फीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से लाती है। ठीक है विभाकर, भूल गए क्या सब पढ़ करके, या पिछला पढ़ा ही नहीं है? ओके, अब एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, जिससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर सर्कुलेशन से क्वेश्चन होगा तो रहेगा ही रहेगा। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे देखो, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे शरीर में रक्त नसों में बहता है। नसों को किताबी भाषा में क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका, रुधिर के वाहक, है ना, जिसमें रुधिर बह रहा है ना। तो हम अपने शरीर की बात करें तो जो हायर ऑर्गेनिज्म है, उच्च स्तरीय जीव हैं, जंतु हैं, उनमें रक्त कहाँ बह रहा है? रुधिर वाहिकाओं में, बंद नलियों में। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें रक्त कुछ समय के लिए रुधिर वाहिकाओं में रहेगा और फिर एक कैविटी में, एक स्पेस में आकर जमा हो जाएगा, है ना। रुधिर वाहिकाओं से निकलकर एक जगह में जमा रहेगा ब्लड। इस जगह को कहेंगे हीमोसील। क्या कहेंगे गाइस? हीमोसील कहेंगे। हीमोसील कहेंगे, ठीक है, हीमोसील कहेंगे, जहाँ पे ब्लड आके जमा रहेगा। और यहाँ से सारे जो आपके सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, क्या करेंगे? ऑक्सीजन का आदान प्रदान, CO2 का आदान प्रदान करेंगे। तो एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें रक्त रुधिर वाहिकाओं में ना बहकर एक स्पेस में, एक जगह में, एक कैविटी में, एक गुहा में भरा रहता है ना, उसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो जगह जहाँ पे ब्लड फिल्ड रहेगा उसको कहते हैं हीमोसील। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन जंतुओं में पाया जाता है? तो कॉकरोच, झींगा जिसको कहते हैं, प्रॉन मतलब झींगा, झींगा मछली नहीं होती है, लोग उसे मछली कह देते हैं। जितने भी कीट हैं, जैसे देखो कॉकरोच क्या है? कीट है। तो जितने भी कीट हैं, और आपका जो मकड़ी है, स्पाइडर है, याद कर लीजिएगा इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। तो जितने भी कीट हैं, जैसे कि कॉकरोच, झींगा, स्पाइडर दैट इज मकड़ी, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर वाहिकाओं में उपस्थित रहता है तथा अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में आ जाता है, जिसे हीमोसील कहते हैं। उदाहरण ही आपको याद रखने हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। दौड़ते समय पेट में दर्द, पानी पीकर दौड़ते होंगे इसलिए, या खाना खा के तुरंत दौड़ रहे होंगे इसलिए। ठीक है विभाकर, हेमंत, शिप्रा सिंह, मोहित कुमार, हसन अब्बास, पुनीत पुनीत जाट, विशाल कुमार महावर, जितने लोग भी लाइव हैं, बच्चा बताओ। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाएगा, तो क्या लिखेंगे? कॉकरोच, प्रॉन, इंसेक्ट और स्पाइडर। एग्जांपल याद रखना है। और बंद परिसंचरण तंत्र आ गया, जितना भी मछलियां हैं, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी है। तो मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इन सब में
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर वाहिकाओं में बहता है, रक्त रुधिर वाहिकाओं में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहते हैं, उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग बोलेंगे। तो एक ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त कहाँ बह रहा है, ब्लड वेसल्स में बह रहा है। रक्त कहाँ बह रहा है, बंद नलिकाओं में बह रहा है। कौन कौन आ जाएंगे, फिश यानी मछलियां, एम्फीबियंस मतलब उभयचर, उभयचर में मेंढक, टोड, सैलामेंडर, रेप्टाइल्स सरीसृप रेंग कर चलने वाले सारे जंतु, सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ, पक्षी, तोता, मैना, कौवा, कबूतर, स्तनधारी, वे सारे जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, जिसके पास बच्चों की फीडिंग के लिए मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, उसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। जैसे आदमी, कुत्ता, गधा, बैल, बकरी, बिल्ली, चूहा सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा, तो जितने भी फिश हैं, जितने भी मछलियां हैं, जितने भी उभयचर हैं, जितने भी सरीसृप हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी स्तनधारी हैं। मधु बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट, क्यों नहीं आएगा, आपसे कोई दुश्मनी है क्या? सबका कमेंट आ रहा है मेरे पास। मधु, थाइनुआ, मोहित कुमार आज कहने के सर माई फराद हो गया। एक चीज और जो बहुत पूछा, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र एवं एकल परिसंचरण तंत्र कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखना है। देखो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको इतना बताया है कि देखो हमारे हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। आपने कहा कौन कौन सर, तो LA यानी लेफ्ट ऑरिकल खुलता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल खुलता है कहाँ पे, तो आपने कहा सर राइट वेंट्रिकल में, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। आपने कहा सर यहाँ पे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को रख दिया गया था और यहाँ से निकालकर लंग्स को रख दिया गया। आपने कहा संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा किया गया था और इसे हृदय के राइट ऑरिकल में पहुंचा दिया गया था, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ पे आपका राइट ऑरिकल से फेफड़ा में ब्लड चला गया, फेफड़ा में ब्लड हो गया शुद्ध, शुद्ध रक्त देखो कहाँ आया, LA में आया, LA से LV में, और LV से बॉडी को चला गया। इतनी बार मैंने बनाया है कि ये तो याद हो गया होगा आपको। आप यहाँ पर गौर फरमाएं जरा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख क्या पा रहे हैं कि शरीर को एक बार रक्त की सप्लाई करने के लिए, एक बार ब्लड की सप्लाई करने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ रहा है। नहीं देखो, बॉडी से कहाँ गया, हार्ट में, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से वापस आया हार्ट में, तब गया बॉडी में। तो एक ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें शरीर को एक बार रक्त की सप्लाई करने के लिए रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। फिर से सुनिएगा, शरीर को एक बार रक्त की सप्लाई करने के लिए रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़े, 2 बार गुजरना पड़े, तो उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। फिर से बॉडी से कहाँ गया, हार्ट में, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से फिर आया हार्ट में, तब बॉडी को मिला। तो शरीर को एक बार शुद्ध रक्त की सप्लाई करने के लिए रक्त को अगर हृदय से 2 बार गुजरना पड़े, तो इस तरह का जो परिसंचरण तंत्र है माय डियर फ्रेंड्स, वो कहलाएगा डबल सर्कुलेशन, है ना, दोहरा परिसंचरण तंत्र। और ये होता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। जितने भी उभयचर हैं, जितने भी सरीसृप हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, उनमें आपका डबल सर्कुलेशन। अब एक होता है देखो सिंगल सर्कुलेशन, उसमें क्या है, उसमें जरा देखो आप, सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा बच्चा, ध्यान से सुनना। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, जैसे मान लिया कि ये बॉडी पार्ट है, ये है मान लिया कि बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट से अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा, तो हार्ट में चला जाएगा। कहाँ चला गया, हार्ट में। बॉडी पार्ट से कहाँ चला गया, तो आपने कहा सर हार्ट में चला गया, और हार्ट से फिर ये अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा, तो गिल्स में, गलफड़ा में। कहाँ चला गया, गिल्स में चला गया, गलफड़ा में। कहाँ चला गया, गिल्स में, गलफड़ा में, और गलफड़ा में ब्लड प्योर हुआ और प्योर ब्लड बॉडी को मिल गया। तो देखो बॉडी से कहाँ गया, हार्ट में, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त हार्ट ने पंप कर दिया कहाँ, फेफड़ा के पास, फेफड़ा में ब्लड प्योर हुआ और बॉडी में आ गया, सॉरी गलफड़ा में। गिल्स मतलब हिंदी में क्या होता है, गलफड़ा, गलफड़ा जैसे मछलियों का होता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि बॉडी से गया हार्ट में, हार्ट से गया गिल्स में, गिल्स से बॉडी में आ गया। यानी रक्त को एक बार, शरीर को एक बार रक्त सप्लाई करने के लिए रक्त को हृदय से एक ही बार गुजरना पड़े, रक्त को हृदय से एक ही बार गुजरना पड़े, तो उसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और सिंगल सर्कुलेशन होता है गैस फिश में, मछली में। तो याद कर लीजिएगा कि मछली में सिंगल सर्कुलेशन, बाकी जो बच गया कौन, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें क्या है, डबल सर्कुलेशन, इनमें क्या है, डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र वह होता है जिसमें शरीर के एक पूर्ण चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है ना। और ये पाया जाता है उभयचरों में, जैसे कि मेंढक, सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, पक्षी, तोता, मैना, कौवा, कबूतर, स्तनधारी, आदमी, कुत्ता, गधा, बिल्ली, बकरी इत्यादि। ठीक है, ओके। दूसरा है आपका सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन ऐसा सर्कुलेशन होता है जिसमें एक ही बार शरीर में एक बार रक्त की सप्लाई करने के लिए रक्त को हृदय से एक ही बार गुजरना पड़े। जैसे बॉडी से कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया, हार्ट से कहाँ चला गया, गिल्स में चला गया, है ना। तो संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके उसे पहुंचा दिया गया हार्ट में, हार्ट ने कहाँ पहुंचा दिया, गिल्स में, और गिल्स यानी गलफड़ा ने ब्लड को शुद्ध किया, शुद्ध ब्लड मिल गया बॉडी को, है ना। तो फिश में याद रख लीजिएगा कि फिश में होता है सिंगल सर्कुलेशन, फिश में होता है सिंगल सर्कुलेशन। और बाकी जो बच गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, उसमें आपका क्या होता है गैस, तो सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये देखिए, ये कहाँ जा रहा है? बॉडी से कहाँ गया? हार्ट में, हार्ट से गलफड़ा में गया, गलफड़ा से बॉडी में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, बॉडी से कहाँ जा रहा है? हार्ट में। देखिएगा, यहाँ पे देखिए, बॉडी से कहाँ गया? हार्ट में। हार्ट से कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स से वापस आया हार्ट में, देखो, हार्ट में, और फिर हार्ट से कहाँ गया? बॉडी में। दिख रहा है? तो ये वाला जो है दिखा रहा है आपको एकल परिसंचरण तंत्र को, और ये वाला दिखा रहा है आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र को। बताओ, कोई दिक्कत? देख लो एक बार फिर से इस डायग्राम, इसको देखो, इस एनिमेशन को देखो, समझ में आ जाएगा कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। जल्दी बताइए। बताइए। क्या ये एनिमेशन आ रहा है सबको समझ में? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किन जंतुओं में सिंगल सर्कुलेशन होता है, तो मछली। मछली में सिंगल सर्कुलेशन, बाकी फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उन सब में आपका डबल सर्कुलेशन। ठीक है, गुड। अब एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो है हार्ट के वॉल्व, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, हृदय के कपाट, है ना। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? हार्ट के वॉल्व, वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। अगर हम वॉल्व की बात करें तो वॉल्व का काम क्या होता है? एक ही दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करना, एक ही दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करना, बैक फ्लो को रोकना। तो हेडिंग डाल लीजिएगा हृदय के वॉल्व या हृदय के कपाट। देखिएगा, हृदय के कपाट, हृदय के कपाट, वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। देखिए, वॉल्व का काम क्या होता है? चाहे वॉल्व आपके मशीन में रहे, किसी मशीन में रहे, या हमारे जिस्म में रहे, काम क्या होगा? यूनी डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना, एक ही दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करना, बैक फ्लो को रोकना। जैसे सपोज करो कि आप साइकिल में हवा भर रहे हैं, तो साइकिल में जब हवा भर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे एक रबर का वॉल्व लगा होता है, देखा होगा, एक रबर का वॉल्व लगा होता है ब्लैक कलर का, जो क्या करता है कि बाहर से हवा को अंदर आने तो देता है, लेकिन वापस लौटने नहीं देता, वापस लौटने नहीं देता, है ना। आप ये रबर का वॉल्व निकाल लो, हवा डालोगे बैक फ्लो हो जाएगा, हवा डालोगे बैक फ्लो हो जाएगा। तो वॉल्व चाहे किसी मशीन में हो या हमारे शरीर में हो, उसका काम क्या होगा? बैक फ्लो को रोकना। तो लिख दिया कि वॉल्व का काम क्या होगा? बैक फ्लो को रोकना, है ना। और एक ही दिशा में, एक डायरेक्शन में प्रवाह को सुनिश्चित करना। तो हृदय के वाल्व एक ही दिशा में रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं तथा रक्त को विपरीत दिशा में आने से रोकते हैं। अब हार्ट में कहाँ कहाँ पे वाल्व होते हैं, अभी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन डर है कि यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है नाम ही पूछते, है ना आपसे। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उससे याद हो जाएगा, डायग्राम से ही याद हो जाएगा, फिर उसको हम लिख भी लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दें आप। मैंने आपसे कहा कि ये मान लिया कि आपका हृदय है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, हृदय, हृदय में कितने कमरे थे? तो आपने कहा सर 4 कमरे थे। कितने कमरे थे? 4 कमरे थे। यस, 4 कमरे हैं, ये 4 कमरे हैं, ठीक है जी। ये वाला जो कमरा था उसका नाम क्या था? ऊपर वाला कमरा का नाम था आर ए, नीचे वाले कमरे का नाम था, सॉरी, एल ए, एल ए और एल वी, आर ए और आर बी। अब इन 2 कमरों के बीच आने जाने का रास्ता भी है, और इन रास्तों के बीच दरवाजा लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि खुला रास्ता है, ठीक है, खुला हुआ रास्ता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको क्या दिखाया था? यहाँ पे हमने आपको दिखाया था बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स, और यहाँ पे हमने आपको दिखाए थे लंग्स। तो यहाँ पे हो गए आपके बॉडी के पार्ट्स, शरीर के विभिन्न अंग, और यहाँ पर दिखाया था फेफड़ा। आपने कहा था सर देखो, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त आपको इकट्ठा करना था, और इसे पहुँचा देना था कहाँ पे? इसे पहुँचा देना था आरए में, ठीक है। ये आरए में चला गया, आरए से कहाँ चला जाएगा? आरबी में, और आरबी से अशुद्ध रक्त कहाँ चला गया? तो आपने कहा सर लंग्स में। लंग्स में ब्लड कैसा हो गया? प्योर हो गया। प्योर ब्लड आया एलए, एलए से कहाँ आया? एलवी, और एलवी से कहाँ चला गया? संपूर्ण शरीर में। अब देखिए, जब एलए कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी दायां निलय कॉन्ट्रैक्ट होगा, बायां निलय कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड यहाँ पे आएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप कहेगा सर ठीक है। तो अगर दायां आलिंद संकुचित होगा तो दाएं निलय में ब्लड आएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये आरवी जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड और ये पल्मोनरी आर्टरी होता हुआ कहाँ जाएगा? फेफड़ा में, और एलवी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऑर्टा होता हुआ यहाँ चलाएगा। तो जब ये निलय जब संकुचित होगा, मतलब वेंटिकल जब संकुचित होगा, तो हो सकता है कि ब्लड वापस ऑरिकल में ना घुस जाए, है ना। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए भाई साहब यहाँ पे वॉल्व होते हैं, यहाँ पे वॉल्व होते हैं, यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं, जो ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो जाने देते हैं। देखिए, ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड को जाने देगा, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वापस लौटने नहीं देगा। अब देखिए, ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं गाइस, क्या? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? देखिए, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है बच्चा, उसे कहते हैं, इस वॉल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और मिटरल वॉल्व,
क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट, मिट्रल कपाट, ठीक है। और आरए और आरवी के बीच जो वॉल्व होता है वो कहलाता है त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। नाम ऐसा क्यों है अभी बताता हूं। ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट मतलब क्या है? देखो, ये वॉल्व जब खुलेगा, जैसे लेफ्ट ऑरिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये वॉल्व जब खुलेगा तो दो दिशाओं में खुलेगा। इसीलिए इसका नाम है बाइकस्पिड। जैसे आपके घर में जो दरवाजा होता है, एक होगा एक पल्ला वाला दरवाजा, है ना? जैसे हमारे स्टूडियो में एक पल्ला वाला दरवाजा लगा हुआ है, ऐसे खोलेंगे तो ऐसे एक तरफ खुल जाएगा। लेकिन कोई दरवाजा ऐसा होता है जिस पर आप प्रेशर ऐसे डालो तो दो दिशाओं में, दो पल्ले वाला दरवाजा होता है। वैसा ही होता है ये। तो एल ए एल वी के बीच जो होता है ना, वॉल्व, वो कैसा होता है? दो दिशाओं में खुलता है। जब ये क्या होगा, एल ए जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, मतलब बायां निलय में जब संकुचन होगा तो प्रेशर पड़ेगा, इसमें प्रेशर पड़ेगा तो ये वॉल्व दो दिशाओं में खुलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड, है ना। और देखो यहाँ पे आप कोई ऐसा दरवाजा डिजाइन करवाओ कि इस तरह से ऐसे धक्का दो तो वो तीन दिशाओं में खुले, तो उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड, है ना। ये जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये तीन दिशा में खुलता है, ऐसे ऐसे तीन दिशाओं में खुलता है, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि बाइकस्पिड वॉल्व किसके किसके बीच, तो बायां आलिंद बायां निलय। ट्राइकस्पिड किसके किसके बीच, तो दायां आलिंद दायां निलय। जैसे आप देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें, इसको हम दिखाना चाहें आपको तो दिख जाएगा, देखिएगा, देखिएगा, ये देखिए, ये ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे तीन दिशाओं में खुलेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा ना तो ऐसे तीन दिशा में खुलेगा, और बाइकस्पिड वाल्व दो दिशा में खुलेगा, देखिएगा, ऐसे दो दिशा में, और इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये तीन दिशा में। तो वाल्व का काम क्या होता है? एक ही दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करना। जैसे मशीन में वाल्व लगा हुआ है तो देखो पानी को इधर से इधर जाने दे रहा है, फिर ये घूम जाएगा, अब नहीं जाएगा उधर, एक दिशा में जाने देगा, वापस लौटने नहीं देगा। तो वाल्व चाहे आपके शरीर में हो या किसी मशीन में हो, उसका काम होता है एक दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करना। तो बाइकस्पिड वाल्व दो दिशाओं में ऐसे खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे तीन दिशाओं में खुलेगा, इस तरह से देखिए, प्रेशर पड़ेगा तो तीन दिशा में, और ये दो दिशा में, इसलिए नाम है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। बच्चा, बात आनी चाहिए समझ में, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि बाइकस्पिड वाल्व ब्लड को एलए से एलवी में आने देगा लेकिन वापस लौटने नहीं देगा। ट्राइकस्पिड वाल्व आरए से ब्लड को आरवी में आने देगा, वापस लौटने नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, एलए कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड आ गया एलवी में, आरए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड आ गया आरवी में। एलवी कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, तो ब्लड ऑल्ट्रा होता हुआ बॉडी में जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी होता हुआ फेफड़े में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब जब ये रिलैक्स होगा तो हो सकता है कि ब्लड वापस इधर से इधर आ जाए। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए देखो यहाँ पे भी वॉल्व होगा और यहाँ पे भी वॉल्व होगा। जो ब्लड को
इधर से इधर तो जाने देगा लेकिन वापस लौटने नहीं देगा, ब्लड को इधर से इधर तो जाने देगा लेकिन वापस लौटने नहीं देगा। तो एलवी के ओपनिंग पे और आरवी के ओपनिंग पे भी वॉल्व होता है, इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहलाता है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। अर्ध चंद्राकार कपाट, अर्ध चंद्राकार कपाट। सेमी का मतलब क्या होता है बच्चा? हाफ। और ल्यूनर मतलब क्या होता है? चंद्रमा, हाफ मून के आकार का। ऐसा इस वॉल्व का शेप कैसा है? आधा चंद्रमा के आकार का होता है। यहाँ पे जो वॉल्व होता है वो भी, यहाँ पे भी वॉल्व होता है वो भी, तो इसका नाम है सेमी। सेमी मतलब हाफ, ल्यूनर मतलब चंद्रमा, वॉल्व मतलब वॉल्व, यानी वैसा वॉल्व जिसका शेप हाफ मून के आकार का है। तो अब देखो, याद रखो, आप क्या याद रखना है? एल ए एल वी के बीच बाइकस्पिड, आर ए आर वी के बीच ट्राइकस्पिड, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, दायां निलय की ओपनिंग को गार्ड करता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। इशारों में यहाँ पे लिखा हुआ है, शब्दों में लफ्जों में भी लिख दिया है मैंने, आप एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। देखो, ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके किसके बीच है बच्चा? बताओ। तो आप कहेगा सर ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होगा वो होगा आर ए आर बी के बीच। तो ये आपका आर ए है और ये आपका आर बी है, इसके बीच जो वॉल्व होगा वो ट्राइकस्पिड होगा। ये देखो, आर ए आर बी के बीच जो वॉल्व है वो कैसा है बच्चा? ट्राइकस्पिड, है ना? तो तीन फ्लैप यानी तीन पल्लों से मिलकर बना होता है। फ्लैप मतलब तीन पल्ला है ना? दरवाजे का जैसे पल्ला होता है। और किसके ओपनिंग के बीच होता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। ठीक है, उसी प्रकार बच्चे बाइकस्पिड, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व जो होगा वो एल ए और एल वी के बीच होगा। यहाँ पे ये दो पल्लों में खुलेगा ऐसे, है ना? ऐसे खुलेगा, तो बाइकस्पिड। ठीक है, तो बाइकस्पिड जो है वो एल ए और एल वी के बीच होगा, है ना? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच होगा। और सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पे होगा? तो आपने कहा ये आपका एल ए है, ये एल वी है, आर ए है, आर बी है। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? ऑटा होता हुआ कहाँ जाएगा? बॉडी में। यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी होता कहाँ जाएगा? तो फेफड़े में। तो ब्लड को इधर से इधर तो जाने देगा, वापस लौटने नहीं देगा, इधर से इधर तो जाने देगा, वापस लौटने नहीं देगा। तो आर ए सॉरी आर वी और एल वी सॉरी हाँ, आरवी और एलवी के ओपनिंग को गार्ड करेगा कौन? अर्ध चंद्राकार कपाट। इसका नाम अर्ध चंद्राकार कपाट क्यों है? क्योंकि इसका शेप हाफ मून के आकार का है। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। तो देखिए, हर एग्जाम का अपना बैंडविड्थ होता है, औकात में रह के पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ाने को तो आपको नीट लेवल से ऊपर का पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में जो मतलब बैंडविड्थ है उस लिहाज से आपको पढ़ा रहा हूँ। O2 और CO2 रिमूव करते हैं, ऐसा क्यों होता है? O2 लेते हैं तो बॉडी में जाएगा तो फूड से मिलेगा, तब तो एनर्जी निकलेगी। रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़िए अब है, तब समझ में आएगा। O2 क्यों लेते हैं और CO2 कैसे आता है और क्यों हम O2 ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स की ये तो मुझे नहीं पता है, पता करके हम बताते हैं बच्चा। बायो की क्लास का 23, 24 और 26 दिसंबर का अपलोड नहीं हुआ है इस बैच में। ऑक्टोपस में बंद परिसंचरण तंत्र होगा हंसराज। ठीक है, ये बात हो गई समझ में। अब आते हैं गाइस, अब आते हैं नॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट, हृदय की सामान्य ध्वनि। हृदय की सामान्य ध्वनि होती है लब डप लब डप लब डप लब डप। हृदय की जो सामान्य ध्वनि होती है लब डप लब डप लब डप। अनिल शास्त्री पहली बार ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। वेट गेन करने के लिए प्रोटीन खाइए, प्रोटीनेशियस फूड खाइए। ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो हार्ट का जो साउंड होता है, आप हार्ट के पास स्टेथोस्कोप लगाइए, आला जो टांगे रहते हैं ना डॉक्टर, तो आपको ध्वनि सुनाई देगी लब डप लब डप लब डप लब डप लब डप। और ये ध्वनि हृदय के कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है ना? खुलने से नहीं। जब हार्ट के वाल्व खुलते हैं तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, जब हार्ट के वाल्व बंद होते हैं तो खट से ठक से आवाज आती है, जिसको धक धक बोल रहे हैं। ये जो पहली ध्वनि है माय डियर फ्रेंड, जिसको लब कहते हैं, ये बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड, बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड वॉल्व के अर्थात कपाट के क्लोज होने से होती है, बंद होने से होती है। पहली ध्वनि जो है वो द्विवल्नी एवं त्रिवल्नी कपाटों के बंद होने से होती है। दूसरी ध्वनि जो होती है वो सेमी ल्यूनर वॉल्व यानी अर्ध चंद्राकार कपाट के क्लोज होने से होती है, बंद होने से होती है। मैंने क्या कहा कि वॉल्व जब खुलेगा तो कोई आवाज नहीं होती, बंद होने से आवाज होती है। जैसे आप घर में चोरी छुपे दाखिल हो रहे हैं, तो अगर आप बहुत एहतियात से सावधानी से दरवाजा खोलेंगे तो हो सकता हो आवाज ना हो और आप चोरी छुपे घर में दाखिल हो जाएं। लेकिन दरवाजा बंद करते समय आप जितनी भी सावधानी बरतेंगे कुछ ना कुछ साउंड निकल जाएगी, है ना? एक शायर कहते हैं कि दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, वो बर्फ पे चलते हैं हम आग पे चलते हैं। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, वो बर्फ पे चलते हैं हम आग पे चलते हैं। चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से जाते हैं खिड़की से निकलते हैं।
तो जाने समय दरवाजे का यूज़ किया, निकलते समय खिड़की का यूज़ किया, क्यों? बंद करने में दिक्कत, है ना? तो पहली ध्वनि द्विवल्नी एवं त्रिवल्नी कपाटों के बंद होने से होती है, दूसरी ध्वनि सेमी ल्यूनर वॉल्व अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से होती है। तो अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हृदय के कपाटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ध्वनि निकलेगी लबडप 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 लबडप। लेकिन अगर हार्ट के वाल्व खराब हो गए, हार्ट के वाल्व खराब हो गए, तो क्या होगा? ब्लड का लीकेज भी होगा और बैक फ्लो भी होगा। तो इस लब डब की बजाय आपको मरमरिंग साउंड सुनाई देगी। मरमर मतलब समझते हैं ना? फुसफुसाहट वाली ध्वनि सुनाई देगी। स्टेथोस्कोप लगाते ही डॉक्टर समझ जाएगा कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, वाल्व में प्रॉब्लम आ गया। तो पूछा गया कि हार्ट मरमर या कार्डियक मरमर नाम की बीमारी का कारण क्या है? तो कहिएगा सर ये हृदय के कपाटों के खराब हो जाने के कारण, क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जो बीमारी होती है उसे हार्ट मरमर या कार्डियक मरमर कहते हैं। तो अगर किसी के हार्ट के वाल्व खराब हो गए हैं, तो आर्टिफिशियल वाल्व भी लगाया जा सकता है। ओपन हार्ट सर्जरी करके हम आर्टिफिशियल वाल्व भी लगा सकते हैं अब। आप जानते हैं कि जर्मनी के वाल्व बहुत अच्छे होते हैं, इंडिया में भी अब अच्छे वाल्व बनने लगे हैं। चाइना के वाल्व पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते, है ना? तो अगर पूछा जाए कि भई हार्ट मरमर नाम की बीमारी, इसका नाम हार्ट मरमर क्यों रखा गया? क्योंकि हार्ट से लब-डब की बजाय मरमरिंग यानी फुसफुसाहट जैसी साउंड निकलने लगेगी। तो हार्ट मरमर या कार्डियक मरमर नाम की बीमारी का कारण क्या है? कपाटों का क्षतिग्रस्त हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड का लीकेज भी होगा और बैक फ्लो भी होगा। तो आपकी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। रेलवे ग्रुप डी में साइंस का बुक मतलब क्या हुआ? बात आई समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट योर माय डियर फ्रेंड्स सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो आपका ये खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब चैप्टर फिनिश हो जाए बच्चा, तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाके अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एक करियर व्हील की तरफ से है, उपहार, इसका क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, इसका करना अभी टॉपिक वाइज करना है, तो हमने आपका इंतजाम पहले से कर रखा है। इस तरह से क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में